नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे शुभचिंतकों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल नव एकेडमी पर। मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1.3। ये ऑलरेडी मेरा हैंडमेड वीडियो है और ये पावर पॉइंट में कुछ और डीप में और जानकारी लेते हुए यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। चलिए देखते हैं। तो भाई ये 1.3 में आप एक नई चीज सीखते हो, वो है वेन डायग्राम। 1.1 और 1.2 में आपने क्या सीखा है बच्चों? आपने सीखा था कि सेट्स को लिखने के तरीके क्या हैं। आपने एक देखा था कि लिस्ट मेथड था और एक आपने देखा था कि सेट बिल्डर या रूल मेथड था। हम लोग जो लिस्ट मेथड था उसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है भाई? वेन डायग्राम बच्चों कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। बस आप इसको आप किसी क्लोज्ड फिगर से दिखा दोगे तो उसको हम कहेंगे वेन डायग्राम। जैसे ये 1 2 3 4 5, ये मैंने एक फिगर से दिखा दिया, 1 2 3 4 और 5। तो बस ये तरीका जो है लिखने का सेट का, इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। क्या मतलब है इसका? कि x एक नंबर है जो कि इंटीजर है और x 0 से लेस और इक्वल है, -10 से ग्रेटर और इक्वल है। तो जब बच्चों इक्वल साइन है, इसका मतलब 0 भी लेना होगा हमें और -10 भी लेना होगा। इसका मतलब क्या क्या आएगा? इंटीजर है बच्चों, ध्यान रखो, इंटीजर में मतलब हमको माइनस भी लिखना होता है। तो भाई 0 -1 -2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये पूरा का पूरा सेट जैसे हम लिस्ट में लिखते थे, अब लिस्ट के बजाय हम इसे एक क्लोज्ड फिगर में लिख रहे हैं। ठीक है। तो भाई एक्चुअली क्यों इसको वेन कहते हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि जो एक ब्रिटिश लॉजिशियन थे, जॉन वेन, एक मैथमेटिशियन थे वे, उन्होंने सबसे पहले इस क्लोज्ड फिगर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड देयरफॉर सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो इनका जो बच्चों नाम था वेन, तो इसकी खोज उन्होंने की थी, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ठीक है। वेन डायग्राम सिर्फ इतना ही नहीं होता, वेन डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा बड़े बड़े सम सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी बना देता है ये सेट्स को। अब आप वेन डायग्राम जान चुके हैं किसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों इसमें आएगा सबसेट। अब ये सबसेट क्या होता है बच्चों? सब इंस्पेक्टर आपने सुना होगा। ठीक है। सब सब्स्टिट्यूट आप सुनते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई कहाँ पे आता है बच्चों? महाराष्ट्र में आता है। तो आप कहोगे कि मुंबई इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। जब आप कहते हो महाराष्ट्र, इसका मतलब आप इंडिया में रहते हो, तो आप कहोगे कि महाराष्ट्र इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। मुंबई भी सबसेट ऑफ इंडिया होगा बच्चों। ठीक है। तो सबसेट मतलब ऐसा छोटा सेट जिसका सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में हो। जैसे मुंबई वाले सारे रेसिडेंट महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए मुंबई सबसेट ऑफ महाराष्ट्र है। जबकि मैं कुछ अलग एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं चेन्नई कह दूं, तो चेन्नई महाराष्ट्र का सबसेट नहीं हो सकता। भले चेन्नई छोटा है महाराष्ट्र से, बट चेन्नई के रेसिडेंट्स को हम महाराष्ट्र का रेसिडेंट्स नहीं कहेंगे। तो चेन्नई इज नॉट अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सबसेट होने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, इसमें से 2 दिख रहा है, ए में है। 4 देख रहे हो, ए में है। 6 आप देख सकते हो है, और 8 भी है। मतलब बी का सारा एलिमेंट बच्चों ध्यान देना, बी का सारा एलिमेंट ए में है। ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। और एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं। और अच्छा, सबसेट को दिखाने का तरीका ये है बच्चों, ये उसका सिंबल है। आप सी जैसा देख सकते हो और उसको अंडरलाइन रहता है।
तो ये सबसेट का सिंबल हो जाता है। तो इसे अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। समझो मैंने ए को बड़े वाले सर्कल से दिखा दिया और बी को छोटे वाले सर्कल से दिखा दिया। तो वेन डायग्राम आप देखते ही समझ जाओगे कि बी तो सारा का सारा ए के अंदर ही है, इसलिए दिस छोटा वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ बड़ा वाला सेट। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, सबसेट के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। सबसेट क्या होता है? जैसे कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है बच्चों, हमेशा। कोई भी एम्प्टी सेट जो रहेगा वो भी किसी भी सेट का सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ होता नहीं है। तो ध्यान रखिए दो बात, एक तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और एक एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। क्लियर? चलिए तो कुछ बातें हम देख लेते हैं सबसेट के बारे में। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और कभी ऐसा हुआ कि आपको दो सेट मिल गए जो इक्वल हैं, अगर इक्वल ही है बच्चों तो ये ऐसा ही हो गया जैसे कि ए खुद का सबसेट होता है। तो जब ए और बी इक्वल है तो हम चाहे ए को बी का सबसेट कह दें, चाहे बी को ए का सबसेट कह दें। और ऐसे ही अगर आपको ये दिया हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप उसका कंक्लूजन निकाल लोगे कि वो दोनों इक्वल ही रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। तो इस चौथा प्रॉपर्टी बस उसी को रिवर्स ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बच्चों सबसेट की कुछ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों यूनिवर्सल सेट का। अब यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल मैं फिर से आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा कि मुंबई इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। तो यहां पे इंडिया बच्चों सबसे बड़ा सेट है, जिसके अंदर महाराष्ट्र भी है, जिसके अंदर मुंबई भी है, जिसके अंदर चेन्नई भी है। तो ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी के सारे सेट इंक्लूड हो सकते हैं। ध्यान सुनना, ऐसा बड़ा सेट जिसके अंदर बाकी के सारे छोटे सेट इंक्लूड हो सकते हैं, तब हम उस बड़े वाले सेट को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। अ बिगर सेट विच विल अकोमोडेट, अकोमोडेट मतलब जिसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, all the given sets under consideration, which in general is known as universal set। ठीक है बच्चों। The sets under consideration are the subset of the universal set। और उसके अंदर जो छोटे छोटे सेट रहेंगे उनको हम यूनिवर्सल का सबसेट कहेंगे। जैसे कि मैंने देखा कि महाराष्ट्र को भी मैं कह सकता हूं सबसेट, और मुंबई को भी मैं इंडिया का सबसेट कह सकता हूं। ठीक है ना बच्चों? ओके। फिर जनरली द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, और इसको हम लोग वेन डायग्राम में हमेशा रेक्टेंगल से दिखाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में ये कुछ बातें हैं बच्चों। डेफिनेशन तो कभी एग्जाम में नहीं आने वाला, पर आप यूनिवर्सल सेट को पहचानना सीख लीजिएगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज होगा, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते होते आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, मैंने ऑड नंबर का सेट ले लिया, मैंने इवन नंबर का सेट ले लिया, मैंने प्राइम नंबर का सेट ले लिया, तो इसमें बच्चों जो हमारा सबसे पहला था नेचुरल नंबर, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, क्योंकि उसी के अंदर प्राइम भी आ गया, ऑड भी आ गया, इवन भी आ गया। और जो हमने प्राइम नंबर लिया, ऑड नंबर लिया, इवन नंबर लिया, वो सब के सब नेचुरल नंबर के सब सेट हो गए। तो अक्सर जो नंबर्स के सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होते हैं। ओके। तो यूनिवर्सल सेट में बच्चों एक कॉन्सेप्ट और निकल कर आता है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? जैसे आप एक यूनिवर्सल सेट देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर मैंने ए ले लिया बच्चों, तो जरा देख लो। हाँ, जैसे ए में 2 था तो मैंने 2 को रेड रखा है, 4 को रेड रखा है, 6 को रेड रखा है, 8 को भी रेड रखा है और 10 को भी रेड रखा है।
मतलब ये जो रेड वाले हैं वो ए के एलिमेंट्स हैं। हाँ बच्चों, जो रेड वाले हैं वो ए के एलिमेंट्स हैं। तो जो रेड नहीं है यानी कि जो ब्लैक है वो क्या होंगे, वो ए के कॉम्प्लीमेंट बोले जाएंगे। ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के अंदर जो दिख रहा है उसको छोड़कर जो बचेगा यू में उसी को हम ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी ये सारा जो ब्लैक वाला नंबर दिख रहा है ये आंसर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसका सिंबल बच्चों इस तरह से होता है, सिर्फ ऊपर एक हम लोग डैश जैसा लगा देते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी भी आप कहते हो। और वेन डायग्राम में आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो। समझो यूनिवर्सल के लिए मैंने रेक्टेंगल का यूज किया, ये मेरा ए था, तो ए को छोड़कर जो शैडो पार्ट में आ गया जिसको कलर पार्ट में दिखा दिया, तो कलर पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, वाइट पार्ट ए है और पूरा का पूरा यू है। ठीक है, फाइन। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी बातें जान लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि बच्चों आपने अभी अभी एग्जांपल देखा था ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप देख सकते हो कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कॉमन। दूसरी बात बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरी बात, अगर देखें हम ध्यान से तो ए भी यू का सबसेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट भी यू का ही सबसेट होगा। कैसे? जैसे अभी अभी हमने देखा कि हमने ए कहां से लिखा था, यू में से ही चुन के लिखा था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी कहां से लिखा था बच्चों, यू में से ही चुन के लिखा था ना हम लोगों ने। तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट ऑफ यू है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ यू होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इज एन एम्प्टी सेट। यानी अगर आप यूनिवर्सल का ही कुछ कॉम्प्लीमेंट लेने जाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा। और इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू। ठीक है, ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों ट्रू फॉल्स या आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहां तक आपने जितना रिक्वायरमेंट था 1.3 के लिए वो सब सीख लिया। ध्यान रखिए आपने क्या क्या सीखा। आपने पहले शुरुआत में ही सीखा कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं, फिर आपने सीखा सबसेट क्या होता है, फिर आपने सीखा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और एंड में आपने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब इन जानकारियों के साथ हम 1.3 देखेंगे। अब मैं बात बता दूं कि जो बच्चे अगर वीडियो स्किप करके डायरेक्टली यहां पर पहुंच गए हैं डायरेक्टली फर्स्ट सम देखने के लिए, तो बच्चों ये आदत अच्छी नहीं होगी आपकी। ध्यान रखिए, अगर आप स्किप कर जाओगे तो जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो आपको समझेगा ही नहीं और आप सिर्फ आंसर लिखोगे। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये सारे सेट्स हैं और हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हैं। तो हमारे पास ये कुछ सबसेट्स का रिलेशन दिया है, मैं ये सारे ABCD फिर से लिख लेता हूं बच्चों। हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि C इज अ सबसेट ऑफ B। तो सबसेट कब होता है, आप याद रखिए कि मुंबई महाराष्ट्र का सबसेट क्यों था, क्योंकि मुंबई के सारे रेसिडेंट महाराष्ट्र के रेसिडेंट थे। तो क्या सी का सारा एलिमेंट बी में है, चलो चेक कर लेते हैं। सी के अंदर स्मॉल बी है बच्चों और इसमें नहीं है। डी है, वो है, डी तो है लेकिन स्मॉल बी नहीं है। अगर बच्चों एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जो बड़े वाले सेट में नहीं है तो हम उसको सबसेट नहीं कहेंगे। यानी कि सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या ए सबसेट ऑफ डी है। ए इतना बड़ा है, उसमें 5 एलिमेंट है, डी छोटा है। देखने से ही मालूम पड़ जाएगा बच्चों कि ए के सारे एलिमेंट्स डी में नहीं हैं।
इसका मतलब ए डी का सबसेट है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब देखते हैं क्या डी सबसेट है बी का। डी में देखो बच्चों ए है, बी में ए नहीं है, ठीक है ना, एक एलिमेंट मिल गया जो नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अब हम देखते हैं कि डी सबसेट ए का है। डी में देखो ए है, इसमें भी ए है, ई है, इसमें भी ई है, मतलब हमने चेक कर लिया, हमें पता चल गया है कि डी के सारे एलिमेंट ए में हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। अब मुझे देखना है कि क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है। बी के अंदर क्या एलिमेंट है बच्चों, सी उसमें है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया बच्चों। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, क्या सी सबसेट है ए का। तो देखिए सी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, बी और डी दिख रहा है, तो ये रहा बी और ये रहा डी, तो बी भी है और डी भी है ना बच्चों, इसका मतलब सी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया और मजबूत हो गया होगा कि आखिर सबसेट रिलेशन होता क्या है बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आप एक यूनिवर्सल सेट ले लो फ्रॉम 1 टू 20। ठीक है, तो ले लिया हम लोगों ने 1 टू 20। अब वो कह रहा है कि हमें सेट x और सेट y को वेन डायग्राम से दिखाना है। तो चलिए देखते हैं सेट x क्या है। वो ये है बच्चों, x एक नेचुरल नंबर है जो 7 और 15 के बीच है। क्या मतलब हुआ इसका, 7 और 15 के बीच में क्या आ जाएगा, 8 टू 14। और y क्या है बच्चों, y भी एक नेचुरल नंबर है और वो प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 टू 20। तो 1 से लेकर 20 तक के सारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं आपको याद होगा, ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो वो सारे नंबर बच्चों प्राइम नंबर हो जाएंगे। ओके, तो आपने देख लिया x और y, बस बच्चों इन्हें हमें दिखाना है वेन डायग्राम से। तो लीजिए यूनिवर्सल के लिए पहले रेक्टेंगल बना लेंगे, वो मैं इस तरफ भी बना देता हूँ, इसका नाम होगा u, यानी कि u। अब मुझे जो छोटे वाले सेट्स हैं वो सर्कल से दिखाने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया x, और x के एलिमेंट क्या है, 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पर जब मैं लूँगा सर्कल y, तो y के एलिमेंट्स लिख डालूंगा 2 3 5 7, ये सब लिख डाला मैंने। अब क्या करना है आपको, अब जो x को छोड़कर बच गया है बच्चों, वो u में लिख डालिए बचे हुए जगह पर। तो यहाँ पर हमने 8 से लेकर 14 तो लिख डाला है, तो यहाँ बचा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ बच्चों बचा 15 16 17 18 19 और 20। हो गया आपका पहला वेन डायग्राम। दूसरे वाले में देखिए, आपने 2 लिख लिया है, 3 लिख लिया है, 5 लिख लिया है, 7 लिख लिया है ना, 11 लिख डाला है, 13 लिख लिया है, 17 लिख लिया है और 19 लिख डाला है। तो जो बच गया है वो लिख डालिए। आप वेन डायग्राम में कहीं भी आप उसे लिख सकते हो। तो बच्चों इसका भी वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आप जब तक उसका मीनिंग नहीं समझोगे बच्चों, पहले मीनिंग समझ के उसको आप लिखेंगे लिस्ट फॉर्मेट में, जब लिस्ट फॉर्मेट में हो जाएगा तब आप उसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको u दिया हुआ है और p दिया हुआ है, और आपको ये चीजें बतानी है। तो पहला ही कह रहा है कि आपको वेन डायग्राम से u दिखाना है, p दिखाना है और p का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो चलिए पहले वही शुरू कर देता हूं मैं। अब देखिए बच्चों, आपके पास अगर ये u है और ये p है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए आपको क्या देखना होता है, जैसे p का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मुझे देखना है कि p के एलिमेंट क्या है, 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़कर जो u में बच जाएगा। तो u में क्या बच जाएगा बच्चों, ये जो रेड वाला है वही बचा हुआ है, तो ये आंसर होगा p का कॉम्प्लीमेंट। p को छोड़कर जो बच गया वो हो गया p का कॉम्प्लीमेंट।
वेन डायग्राम से दिखाने का तरीका इजी है। आप रेक्टेंगल बनाएंगे और पहले एक सर्कल बना के पी दिखा देंगे, तो जो बचेगा वो पी का कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों, यानी कि येलो पार्ट पी का कॉम्प्लीमेंट है, व्हाइट पार्ट पी है। चलिए पी वाले एलिमेंट लिख डालते हैं पहले, 1 3 7 10, और उसको छोड़कर जो बच गया था वो था 2 8 9 और 11 12। तो ये हो गया पी का कॉम्प्लीट, यानी कि आपने तीनों चीजें वेन डायग्राम में एक ही पिक्चर में सब कुछ बता दिया। तो ये तरीका हो गया आपको यू पी और पी का कॉम्प्लीमेंट दिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि वेरीफाई करो कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वही आ जाएगा। इजी है बच्चों, जैसे यू है, आपने पी देख ही लिया, आपने पी का कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया, यहां तक तो आपने पहले ही देख लिया। अगर मुझे अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, तो फिर से मुझे यू देखना होगा। कॉम्प्लीमेंट बच्चों हमेशा यू में से पिक करते हैं, तो जब पी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट ये रेड वाला है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ब्लैक वाला, यानी उसको छोड़कर क्या बचेंगे, ब्लैक वाले बचेंगे ना बच्चों, 1 3 7 और 10। ठीक है, तो जब मैं पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो 1 3 7 10 आ जाएगा। 1 3 7 10 क्या है एक्चुअली, वही तो पी था, यानी हमने वेरीफाई कर लिया कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज पी। तो आपका ये सम हो गया बच्चों। ठीक है, हमने वेन डायग्राम से यू पी और पी का कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया और हमने आगे का भी प्रूव कर लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमें इसके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट आप जानते ही हो, इसके सबसेट लिखने मतलब हमें ऐसे छोटे छोटे सेट बनाने हैं जो इसके एलिमेंट हो। तो आप पहले सिंगल सिंगल चूज कर सकते हो। 1 का एक सेट हो सकता है, 3 का एक सेट हो सकता है, 2 का एक सेट हो सकता है, 7 का एक सेट हो सकता है, सिंगल सिंगल हो सकता है। आप चाहिए तो दो दो का पेयर बना सकते हो, 1 3 1 2 1 7 3 2 3 7 2 7, ये सारे पेयर आप बना सकते हो। ये दो दो के एलिमेंट हो गए। फिर आप तीन के एलिमेंट्स बना सकते हो, 1 3 2 1 2 7 3 2 7। और क्या बना सकते हो बच्चों, आई थिंक आई एम डन। चार सेट बन जाते हैं इसमें, ये आप देख लीजिए। और एक तो आपने सीखा ही था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है और नल सेट भी सबका सेट होता है। तो एक तो ये खुद भी आ जाएगा और नल सेट आएगा। तो मैंने तो बहुत पॉसिबिलिटीज लिख डाली, जैसे कि 4 यहाँ पर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मैंने 16 आंसर लिखे हैं, 16 आंसर्स लिखे हैं, जबकि आपको कोई 3 आंसर लिखना था। तो आप पिक कर सकते हो आपको जो भी 3 लिखना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप नोटबुक में कर रहे हो तो आप पूरे के पूरे 16 पॉसिबिलिटीज लिख के रखो। एग्जाम में जब पूछेगा तब आप कोई 3 लिख लेना। आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि सबसेट्स कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सबसेट से रिलेटेड बच्चा एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा है। जैसे यहाँ पर आपके पास है कि पुणे में रहने वाले लोग पी, मध्य प्रदेश में रहने वाले एम, इंदौर में रहने वाले आई, इंडिया में रहने वाले बी, महाराष्ट्र में रहने वाले एच। तो आपको इनके बीच सबसेट रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसेट कौन होता है बेटो, छोटा वाला बड़े वाले का सबसेट होता है। अब देखो इसमें दो छोटे छोटे सिटीज है बच्चों, एक है इंदौर और एक है पुणे। ठीक है, आपको पता है ना कि इंदौर कहां पर होता है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, और पुणे कहां पर है, वो महाराष्ट्र में है। यानी इंदौर सबसेट होगा मध्य प्रदेश का और पुणे सबसेट होगा महाराष्ट्र का, ये कंफर्म है। और बच्चों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों कहां पर हैं, इंडिया में हैं। अब यहां से आप बड़े आसानी से, जब अगर आपका ये ट्री डायग्राम बन जाएगा तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि इंदौर इज ए सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर इज ए सबसेट ऑफ भारत, पुणे इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, और मध्य प्रदेश इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना बच्चों, तो एक एक करके हम सारे आंसर लिख डालते हैं। जैसे पी सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के हिसाब से पकड़ा है। क्वेश्चन में सबसे पहले पुणे लिखा है, तो पुणे किसका सबसेट है बच्चों, महाराष्ट्र का। पुणे और किसका सबसेट है, तो इंडिया का। हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आई।
यानी कि इंदौर की बात कर लेते हैं, छोटे वाले की। तो इंदौर इज ए सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, इंदौर इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। दो छोटे छोटे शहर का हो गया बच्चों, पुणे और इंदौर का। अब थोड़े बड़े वालों को ले लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज ए सबसेट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंडिया। तो ये सारे सेट्स के रिलेशन हमें मिल गए, ये वाले इसके और इसका, ये वाला इसका और इसका, ये दोनों बड़े वाले सिर्फ इंडिया का। तो अगला क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट लेना होगा तो आप किसको यूनिवर्सल सेट बोलोगे। अब आप ये आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें इंडिया सबसे बड़ा सेट था, इसलिए हम लोग इंडिया को यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। सिंस ऑल आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, हेंस सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट। तो यहां से आपको सबसेट, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच सेट ऑफ नंबर्स could be the universal set for the sets given below। तो देखिए जैसे कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है ना, 5 के मल्टीपल्स आपको लिखना है। तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5 का टेबल। अगला कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का टेबल। फिर अगला कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी कि 12 का टेबल। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों कि अगर ये आपके पास सेट्स हैं तो इसके लिए आप कोई एक ऐसा सेट सजेस्ट करो जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें। आप ध्यान रखिए, जब आप यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करोगे तो इट शुड इंक्लूड ऑल द डिजायर्ड नंबर विच वी आर रिक्वायरिंग हियर। वो सारे नंबर्स उसके अंदर आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स है बच्चों आप कहाँ पाओगे, एक तो नेचुरल नंबर में पा जाओगे, है ना, एक तो होल नंबर में पा जाओगे और एक इंटीजर में पा जाओगे। तो सीधा सीधा यही बड़े सेट्स को हम मान लेते हैं, अपने को कुछ याद रखने का झंझट ही नहीं। अगर मैं 1 से लेके लिमिटेड ले लूं अनलिमिटेड, तो उसमें तो सारे के सारे अपने आप पे इंक्लूड हो जाएंगे ना। सो इसका मतलब वी कैन टेक नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर हम लोग अगला एग्जांपल देख लें तो देखो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स ये आ जाएंगे। इवन स्क्वायर नंबर्स, मतलब ऐसे स्क्वायर्स जो इवन हो, तो सारे स्क्वायर्स मैंने ले लिए इवन नंबर है। और बच्चों इसका भी रास्ता कहाँ खुलता है, यहीं पर। जब नंबर ही ढूंढना है मुझे तो नंबर किस में ढूंढ लूंगा मैं, या तो नेचुरल नंबर में, या तो होल नंबर में, या तो यूनिवर्सल सेट यानी कि इंटीजर। तो इन सब में से किसी को भी मैं यूनिवर्सल सेट ले सकता हूं। तो जब आपको 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ नंबर है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट सीधी सी बात है, सबके बाप यही लोग हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर्स। ठीक है। अगर समझो बच्चों क्वेश्चन में अगर मेरे पास माइनस नंबर भी होता तब मैं नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकता था, तब उस केस में केवल इंटीजर होता। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर तो नेचुरल में भी होता है, होल में भी होता है और इंटीजर में भी होता है, इसलिए तीनों के रास्ते खुले हैं, हम किसी को भी यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। ओके तो ये एक क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज ए यूनिवर्सल सेट। समझो आपका क्लास है जहां पर आपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको आपने यूनिवर्सल सेट मान लिया है, और आपने देखा कि 50% से ज़्यादा जो बच्चे लाए हैं मार्क्स, या 50% लाए उसको सेट ए कह रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट हम ढूंढेंगे किस में से, यूनिवर्सल्स में से ढूंढेंगे। तो अगर सेट ए वो बच्चे हैं जिन्होंने 50% या उससे ज्यादा लाया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेचुरली जो इन्होंने 50% से कम लाया होगा। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों कि अगर सेट ए है द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो इसके साथ 1.3 कंप्लीट हो गया। एक सम मैं ले रहा हूं प्रॉब्लम सेट से, बड़ा ही अच्छा सम है
जो आपके महाराष्ट्र पुणे से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेसिक की जरूरत है इसमें। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। क्या है क्वेश्चन? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, सेट ऑफ रोम्बस, सेट ऑफ स्क्वायर, सेट ऑफ पैरेललोग्राम एंड सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। अब इसके लिए बच्चों आप तभी बता पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा कि आखिर ये क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। एक चीज तो आप श्योर हैं कि सबके सब क्वाड्रिलेटरल हैं, तो एक्स तो यूनिवर्सल सेट है, ये आप मान जाओगे यहीं से। बाकी सब चीजें क्या होती है, आइए मैं आपको ये बहुत ही इजी एक तरीके से बता देता हूं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जिसका ऑल साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। और बच्चों रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है जिसका ऑल साइड इक्वल हो। तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है। तो और स्क्वायर में भी ऑल एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल भी ऑल डिग्री 90 डिग्री होता है, ऑल एंगल्स। तो इसका मतलब स्क्वायर में रेक्टेंगल में क्या चाहिए होता है कि केवल 90 डिग्री है ना, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट्स अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर में भी तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, सो स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। और रोम्बस क्या कहता है कि ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए सिर्फ, तो स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ऑल स्क्वायर्स बच्चों ध्यान रखना, ऑल स्क्वायर कैन बी रोम्बस, ऑल रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स रेक्टेंगल में मौजूद हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स रोम्बस में मौजूद हैं। इसका मतलब स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। दूसरी बात बच्चों, चाहे इसको पूछ लो, चाहे इसको पूछ लो, चाहे इसको पूछ लो, ऑल थ्री आर पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दे आर पैरेललोग्राम। अच्छा, इनमें से किसको भी पूछ लो, दे आर क्वाड्रिलेटरल। तो ये इसका बच्चों फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप इसका आंसर बड़े इजीली लिख पाओगे। जैसे अब रोम्बस की बात करें, तो आप रोम्बस के बारे में बता सकते हो कि रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए रोम्बस यानी कि y की बात कर रहे हैं, y इज अ सबसेट ऑफ t, y इज अ सबसेट ऑफ x। अब हम लोग अगर स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो स्क्वायर मतलब s, s इज अ सबसेट ऑफ y, s इज अ सबसेट ऑफ v, है ना, दोनों हो गया y और v। फिर s इज अ सबसेट ऑफ t, s इज अ सबसेट ऑफ x। तो s देखो इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था और इसका भी था, वो सबका सबसेट है। करेक्ट बच्चों? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का सबसेट है। तो इस तरह से अगर आप फ्लो चार्ट समझ गएंगे, आपको क्वाड्रिलेटरल का बेसिक्स पता है, तो आप ये सबसेट रिलेशन लिख पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप नोटबुक में लिखना तो ये फ्लो चार्ट जरूर बना लेना। तो बच्चों इस तरह से 1.3 एक्सरसाइज खत्म हुआ विथ बेसिक्स, और उस पर बेस्ड एक सम नंबर 8 फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। काफी लंबा लेक्चर हुआ ये, लेकिन बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर आप 1.3 अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो समझो आपको सेट समझेगा ही नहीं, और 1.4 में और तकलीफें आएंगी। होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आप इसे और एक बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा। कुछ डाउट्स होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं देख सकता हूँ कि उस पर मैं क्या करूँगा। आपका बहुत 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 शुक्रिया। एक रह गया v के बारे में बताना, रेक्टेंगल। सो v इज अ सबसेट ऑफ t, v इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। आपसे विदा देने के चक्कर में वो दो बातें छूटने जा रही थी, पर ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।